जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस आपके परिवार में। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारी 2 क्लासेस आपको हो चुकी हैं ज्योग्राफी की, जिसमें हमने आपको पृथ्वी के बारे में बताया है ना दोस्तों, भारत के बारे में बताया, इंडिया के विस्तार के बारे में बताया। अब बात करने वाले हैं आज की क्लास में हम कि भारत का भौतिक विस्तार किस रूप में होगा, है ना दोस्तों। देखेंगे जरा। अब अगर हम बात करें भारत की भौतिक फीचर्स क्या क्या होंगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखें जल्दी से जरा। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, देखो जी, भौतिक आधार पर दोस्तों याद रखेंगे आप भारत को निम्न याद रखेंगे आप 6 भागों में बांटा गया। 6 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें अगर हम, देखो क्षेत्रफल कितना है अगर मैं बात करूं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है याद रखेंगे आप, ये पूरा का पूरा 100% मान के हम चलेंगे कि भाई इतनी भूमि के ऊपर क्या है दोस्तों, इंडिया बना हुआ है ना। अब उस पूरे के पूरे इंडिया को कितने भागों में हमको विभाजित करना है, कितने पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है, 6 भागों में। अब ये 6 भाग कैसे कैसे होंगे इनको देख लेते हैं दोस्तों। देखेंगे जरा। अगर मैं बात करूं नंबर 1, पहला भाग होता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी पर्वत। अच्छा, इनको हम डायग्राम में भी देखते हुए चलेंगे। देखें जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखेंगे जरा, ये लो जी, ठीक है। 4 चलें दोस्तों, अब यहां से आगे की बात करेंगे। देखेंगे जरा, ऊपर की जो श्रृंखला होगी इसका एक अलग हिस्सा रहेगा जिसको हमने क्या बोला है याद रखेंगे आप। पहला भाग कहां पर होगा, नॉर्थर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी पर्वत, जो कहां होगा, सबसे ऊपर होगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन्स की, यानी कि उत्तरी मैदान। और जैसे कि बात करें, अगर मैं उत्तरी मैदान की बात करूं तो याद रखेंगे आप, ये जो हिस्सा होगा ये कहां होगा, उत्तरी मैदान में ये गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, तीसरा हिस्सा रेगिस्तान का आता है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन डेजर्ट। भारत का मरुस्थल, है ना दोस्तों। और अगर मरुस्थल की बात करूंगा तो तीसरा हिस्सा ये बन जाता है, राजस्थान के अंडर में जो आता है। ठीक है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे आप, देखेंगे जरा, अगर चौथे नंबर की बात करूं तो चौथा हिस्सा कहां पर आने वाला है, ये लो जी, जिसको हम क्या बोलेंगे याद रखेंगे आप, इसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर बोलेंगे, है ना। और क्या बनेगा ये, प्रायद्वीपीय पठार, यानी पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, याद रखेंगे आप। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा, अब बसते हैं कौन, तट, यानी कि जिसको ये जितना भी सही वाला हिस्सा जितना भी है, ये क्या बनेंगे, समुद्री तट बनेंगे, जिनको 5वां हिस्सा हम बोलेंगे। और इनका नाम क्या होगा याद रखेंगे आप, कोस्टल एरिया। ठीक है, यानी कि तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र, इसको आप कोस्टल प्लेन्स भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चा। इसके बाद देखेंगे नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप 6 क्या बसता है,
ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स यानी कि द्वीपों का समूह, ये जो है नंबर 6, इसको हमने बोला है क्या, ये जो द्वीप आ रहे हैं ना, इसको हमने बोला है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो कितने हिस्से मैंने आपको बताए, 6 पार्टों में हमने पूरे इंडिया को डिवाइड किया है। क्या क्या बताया गया, सबसे ऊपर क्या बताया गया, उत्तर के मैदान है ना दोस्तों, उत्तर के मैदान जिसको हम ट्रांस हिमालय भी बोलेंगे आगे चल के, और काराकोरम, ये सारी की सारी रेंज हमको कहाँ पर मिलेंगी, इस उत्तर के मैदान में मिलने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो हमारा मुख्य हिमालय है वो नंबर 2 में आया। देखें जरा, नॉर्दर्न माउंटेन सबसे ऊपर का पार्ट होगा, उसके बाद उत्तरी मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन होगा, उसके बाद आएगा डेजर्ट एरिया, ये जो राजस्थान का इधर का एरिया है, थार का मरुस्थल जिसको हमने बोला। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो पेनिनसुलर प्लेटू आएगा, प्रादीपीय पठार जिसको हमने बोला। नंबर 5 में क्या आएंगे, ये तटीय मैदान, जितने भी कोस्टल एरिया होंगे ये सारे के सारे किस में आएंगे, तटीय मैदान में आएंगे। और नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स यानी कि ये जितने भी आइलैंड होंगे ये सारे के सारे अंडमान निकोबार है ना, ये जितना भी हिंद एरिया है, याद रखेंगे। अब ये सब किस में आएंगे, छठे डिवाइडेशन में आएंगे, द्वीपों के समूह में। अब एक एक हिस्से को उठाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। याद रखेंगे हमारे एग्जाम के पर्पज से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो सवाल बनते हैं वो याद रखेंगे। शुरू के 2 भागों से सवाल ज्यादा बनते हैं, इनसे ही अभी तक के सवाल बनकर आए हैं, तो याद रखेंगे। और यहीं पर सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव हमारे नंबर्स मिलेंगे। चलें जरा आगे की बात करता हूं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। देखेंगे इससे आगे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया, हम पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ पूरा के पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कैसा होगा बच्चा, 100% होगा। कैसा होगा, 100%। अब याद रखेंगे आप, इस 100% में से 43.5% क्या होंगे, मैदान होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, प्लेन्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, 27.5 इनको हम पठार बोलेंगे। ठीक है, इसी 100% में क्या मिलने वाला है हमको, 18.5% में कौन मिलने वाले हैं, पहाड़ मिलने वाले हैं बच्चा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हिल्स बोलेंगे। और याद रखेंगे आप, सबसे आखिरी हिस्सा जो बचता है उसको याद रखेंगे आप, 10.5%, जिसको आप क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे, यानी कि हम बोलेंगे इनको माउंटेन्स। अब बात आती है भैया कि इनमें अंतर क्या क्या है, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, प्लेटू में, हिल्स में और माउंटेन में। एक एक करके सारी जानकारी आपको मिलेगी बच्चा। पहले इस बात को समझें आप कि पूरे के पूरा इंडिया जो है कितने एरिया पर है, 100% एरिया है, और याद रखेंगे क्षेत्रफल इतना है। अब ये बटेगा कैसे कैसे देखेंगे, अनुपात के आधार पर इसको हम बताएंगे। 43.5% पर मैदान है, 27.5 पर पठार, 18.5 पर पहाड़ है और 10.5% पर कौन है, पर्वत है। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा घिरा हुआ है, मैदान का। कौन सा बना हुआ है, मैदान का। बात समझ में आ रही है। चलिए जरा, अब यहाँ पर कई बार ये सवाल बन जाता है कि भारत के जो ये 6 हिस्से हैं, इन 6 के 6 हिस्सों में से बच्चा सबसे प्राचीन एरिया कौन सा है, यानी ये जो 6 हिस्से आपको बताए गए इनमें सबसे ज्यादा प्राचीन कौन है। तो याद रखेंगे आप, अगर सबसे ज्यादा प्राचीन या पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा नवनिर्मित कौन सा है, जो अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, तो याद रखेंगे जो मैदान का एरिया है ये कैसा है, नवनिर्मित है। बात समझ में आ गई। और जो पठार का एरिया है ये कैसा है दोस्तों, सबसे प्राचीन है। अभी मैं इसको नोट कराऊंगा आपको बात को। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलें आगे, यहां से सवाल बनते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आगे की अगर मैं बात करूं, देखें बच्चा, देखेंगे अब थोड़ा सा समझ लेते हैं पहाड़ कहां होंगे और पर्वत कहां पर होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं माउंटेन्स के बारे में, यानी कि पर्वत के बारे में। अब देखो पर्वत और पहाड़ के बीच में एक बात होती है, चोटी। क्या बोलते हैं इसको हम, चोटी, यानी कि पीक।
अब पीक के आधार पर निर्धार किया जाएगा कि जो सामने चट्टान खड़ी हुई है वो पर्वत है या पहाड़ है। कैसे पता लगेगा, ध्यान रखेंगे आप। देखो चोटियां कैसे होती है, अगर मैं बात करूं इस आकार में होता है पहाड़ भी, और पर्वत भी इसी आकार में होते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? चलो देखो बच्चा, एक बार ध्यान देंगे आप, यदि चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है तो क्या बनेगा, याद रखेंगे, माउंटेन बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा। और यदि चोटी की ऊंचाई, याद रखेंगे आप, 600 मीटर से कम है तो वो क्या बनेगा बच्चा, पहाड़ बनेगा। इस बात को आप याद करके लिख लेना भैया, यहाँ से सवाल बन सकता है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि यदि सामने जो चोटी खड़ी हुई है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 600 मीटर से ज़्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा, माउंटेन बन जाएगा, है ना। और अगर उसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम है तो क्या बन जाएगा, वो हिल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहाड़ी बन जाएगा, हिल्स, है ना। जब आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो ज़्यादातर हमको क्या मिलती है बच्चा, हिल्स मिलती हैं, पर्वत नहीं मिलते हैं। लेकिन आप अगर उत्तरी एरिया में जाएंगे, ये जो बर्फीला इलाका, अगर यहाँ पर आप घूमेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्या मिलेंगे, माउंटेन्स ही मिलेंगे। समझ में आ गई बात? चले आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, अब देखें जरा, बात करते हैं प्लेचू की। यानी कि पठार। क्या होता है पठार, ध्यान रखेंगे आप, एक ऐसी चीज जो 300 मीटर से आप देख सकेंगे। क्या बताया मैंने आपको, 300 मीटर से आप देख सकें, और कैसी हो, थोड़ा सा ऊपर उठ के समतल हो, यानी कि बच्चा फ्लैट हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की आकृति जिसको 300 मीटर से आप देख सकते हैं, ये ऊपर की जगह आप देख सकते हैं, ये वाली जगह, है ना। और वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चल के कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पठार कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले जरा, यहाँ तक की कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को समझ में आ रही है बात? चले जरा जल्दी से देखें इसको। इससे आगे की बात करते हैं बच्चा, देखिए जरा, तो याद रखेंगे आप, क्या बताया जाएगा, यानी कि एक ऐसा जमीन का हिस्सा, भूभाग जो 300 मीटर से देखा जा सके और भूमि से कुछ ऊंचाई पर कैसा हिस्सा हो भैया, इसका समतल हो। समतल भाग हो। कैसा भाग हो इसका याद रखेंगे आप, ठीक है। कैसा भाग होगा इसका, समतल भाग होगा। इसी को आप क्या बोलेंगे बच्चा, पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको आप, पठार बोलेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कितने हिस्सों में बांटा, 6 हिस्सों में बांटा भैया, समझ में आ रही है बात। ये तटीय क्षेत्र हो गया, कोस्टल एरिया। ये कैसा हो गया, मैदानी एरिया हो गया। ये कैसा एरिया हो गया, मरुस्थल एरिया हो गया, है ना दोस्तों। ये कैसा एरिया हो गया, पहाड़ी एरिया हो गया। ये कैसा हो गया, पर्वत एरिया हो गया। और ये बन जाते हैं हमारे ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स। ये सब आइसलैंड्स बनेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया पर्वत की क्या होंगी, चोटियां होंगी। अगर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है तो पर्वत होगा, 600 मीटर से कम है तो पहाड़ होंगे। और कुछ 300 मीटर की दूरी पर आप अगर जमीन से ऊपर किसी समतल को देख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका पठार कहलाएगा, प्लेचू कहलाएगा। समझ में आ गई बात। माउंटेन्स, हिल्स और प्लेचू में अंतर समझ में आया भैया। चले आगे। इससे आगे की बात करते हैं अपने सबसे ऊपरी हिस्से की ओर चलते हैं, जिसको हमें पढ़ना है बच्चा। देखेंगे जरा, अब ऊपरी हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आप। देखिए बच्चा, सबसे ऊपरी हिस्से को मैंने क्या बोला है, देखेंगे आप। नॉर्दर्न माउंटेन्स, जी हाँ, सारा का सारा बर्फीली इलाका।
उत्तर के पर्वतों की ओर चलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यहां से आप याद रखेंगे कि जो ऊपरी हिस्सा है, जो उत्तरी हमने पर्वत बोले हैं, है ना, और ये क्या है, इसका नीचे का हिस्सा है। तो याद रखेंगे, आग अगर मैं बात करूं, इसको पूरे को तो ना देखें, बस फिलहाल केवल इतने हिस्से को हम देखेंगे। मैं इसको दोबारा से बना देता हूं। चलो जी, चलो इतने हिस्से की हमको जरूरत पड़ेगी। अब देख लेते हैं ऊपर के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, देखें भैया ऊपरी हिस्सा जो है ये वाला इलाका मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इतना एरिया क्या कहलाता है, पीओके कहलाता है। जी हाँ, यहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या बोलेंगे हम, K2 बोलेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चा? ठीक है। अब देखो जरा, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये पाकिस्तान के पास है ना, लेकिन इसमें जो सबसे ऊंची जो पहाड़ है, याद रखेंगे जो सबसे ऊंची माउंटेन है वो कौन है, K2 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या नाम बोलेंगे हम उसको, K2 बोलेंगे। और वर्ल्ड की कैसी है, दूसरी ऊंची चोटी है। पहली कौन है, नेपाल में जो हमको मिलेगी, माउंट एवरेस्ट, है ना। चलिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखेंगे अपनी बात पर आते हैं। अब अगर हम बात करें उत्तर के पर्वतों की, बात समझ में आ रही है, अगर हम उत्तर के पर्वतों की बात करें तो याद रखेंगे आप, पर्वत किस तरीके के होंगे, यही हमको आकार मिलने वाला है पर्वतों का। चलो जिसमें तो कोई बदलाव नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया पर्वत बटे हुए कैसे होंगे, ध्यान रखेंगे आप। देखो ये जो पर्वत लगातार होते हैं, इनको याद रखेंगे आप, क्या बोलेंगे इनको हम, माउंटेन रेंज। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चले जरा आगे की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक ट्रिक आप याद रखेंगे, कलेजा, यानी 3 बातें यहां पर आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या बताया मैंने आपको, कलेजा, आप ऐसा समझ लें ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है। आप जानते भी हैं जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, हमारा कलेजे का टुकड़ा है। देखेंगे जरा, अब बात करें सबसे पहली जो श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम। दूसरी जो आएगी बच्चा उसका नाम बोलेंगे हम लद्दाख, लेह, है ना। और तीसरी आती है जास्कर। और याद रखेंगे तीनों श्रेणियां मिलकर के क्या बनाते हैं, ट्रांस हिमालय बनाते हैं। क्या बनाते हैं तीनों मिलकर के, ट्रांस तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं, ट्रांस हिमालय बनाते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा देखो, ये जो है इलाका, ये क्या बनता है यहाँ पर, ट्रांस हिमालय बनता है ना बच्चा। अब आगे की बात करेंगे, देखेंगे जरा। देखो अगर हम बात करें हिमालय के, जिस हिमालय पर्वत की हम बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो हिमालय पर्वत ये नहीं है जो ऊपर मैं दिखा रहा हूं आपको, वो हिमालय पर्वत ये नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर हम अपने हिमालय की बात करें तो याद रखेंगे आप, वो इसके नीचे पाया जाता है। 3 श्रेणियां मिलेंगी, महा हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद मिलेगा शिवालिक। क्या नाम होगा बच्चा, शिवालिक। ये वो हिमालय है जिसकी हम बात करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ट्रांस हिमालय ऊपर होगा और उसके नीचे जो जगह होगी वहां पर क्या पाया जाएगा, याद रखेंगे आप, वहां हिमालय पाया जाएगा 3 श्रेणियों के रूप में, महा हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आई होप आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। आप याद रखेंगे किताबों में जो आप हिमालय पढ़ते हैं वो बच्चा कौन से वाला हिमालय है, ये इसके नीचे वाला हिमालय है। ऊपर वाला हिमालय 3 श्रेणियों में बटा रहता है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ट्रांस हिमालय बनाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलो देखेंगे जरा आगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूं बच्चा।
देखिए जरा, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और इस डायग्राम में ध्यान रखेंगे आप, सबसे ऊपर की रेंज कौन सी दिखाई दे रही है, ध्यान रखेंगे आप, सबसे ऊपर की जो रेंज दिखाई दे रही है आपको वो कौन है, काराकोरम रेंज है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है लद्दाख रेंज दिखाई दे रही है बच्चा, और सबसे नीचे कौन है, जास्कर, और जास्कर के नीचे जो हिमालय है वो हमारा हिमालय पर्वत है। ऊपर की जो रेंज है वो मिलकर के क्या बनाएंगे, ट्रांस हिमालय। चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलें जरा आगे, अब बात कर लेते हैं काराकोरम के बारे में कि क्या क्या ये रेंज होती है, क्या क्या इनके अंदर पाया जाता है। चलें जरा, इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे, देखिए जरा, नंबर 1 काराकोरम रेंज, यानी कि काराकोरम श्रेणी। काराकोरम रेंज, चलें जरा, अब अगर बात करें हम काराकोरम रेंज की तो याद रखेंगे बच्चा, भारत की याद रखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची कौन है, याद रखेंगे आप, काराकोरम रेंज है। समझ में आ रही है बात। और याद रखेंगे इसका नाम क्या होता है, बैकबोन ऑफ एशिया, यानी कि एशिया की रीढ़ की हड्डी। बच्चे याद रखेंगे इस बात को, बैकबोन ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, काराकोरम रेंज क्यों बोला जाता है, देखो याद रखेंगे ये पूरा के पूरे इंडिया का निर्माण करती है। बात समझ में आ रही है, पूरे के पूरे इंडिया के सिर का जो ताज होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे आप, काराकोरम रेंज है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, बैकबोन ऑफ एशिया। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, अगर मैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया की बात करूं तो क्या नाम आएगा सामने, K2। क्या नाम आएगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम भी बोल सकते हैं, याद रखेंगे आप। तो क्या नाम आएगा, K2 आएगा। इसका एक नाम और है दोस्तों, क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है K2 का, याद रखेंगे आप, गॉडविन ऑस्टिन नाम है। बात समझ में आ गई। चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा तो याद रखेंगे, देखो इसकी अगर मैं लंबाई की ऊंचाई की बात करूं तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और याद रखेंगे भारत की क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और याद रखेंगे वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट पीक, कौन है, K2 है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की पहली और वर्ल्ड की दूसरी हाईएस्ट पीक है। भाई वर्ल्ड की पहली कौन है, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पाई जाएगी, नेपाल में पाई जाएगी। चलें जरा आगे, इसके आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो याद रखेंगे यहाँ 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं हिमनद। हिमनद का मतलब जल्दी से बताएं, हिमनद का मतलब क्या होगा बच्चा, ग्लेशियर का मतलब क्या होगा, याद रखेंगे जहां पर क्या होगा, केवल बर्फ ही बर्फ होगी, चारों ओर बर्फ का एरिया होगा, जमीन का कोई नाम वहां पर नहीं होगा। ऐसी ही जगह बच्चा हमारे देश के सिपाही जो होते हैं, याद रखेंगे ऐसे ही जगह पर जहां चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ होगी, ऐसे ही ग्लेशियर में क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए और रातों रात जागते हैं दोस्तों, लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ के टेम्परेचर की अगर बात करें बच्चा तो याद रखेंगे यहाँ का टेम्परेचर याद रखेंगे -40 डिग्री तक भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रमुख कितने बताए गए, 4 बताए गए। देखिए जरा, जिनमें सबसे पहला ही सबसे फेमस है
जिसका नाम है सियाचिन। जी हाँ, क्या नाम बताया मैंने इसका आपको? सियाचिन। और याद रखेंगे सियाचिन की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे सन 1984 में मेघदूत ऑपरेशन, मेघदूत ऑपरेशन किया गया था, जिसमें भारत ने इसको क्या करा था? जीत लिया था। और जब से ये कहाँ है दोस्तों? भारत के पास है। बात समझ में आ गई? और एक बात और याद रखेंगे कि सियाचिन जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है बच्चा? याद रखेंगे। अब सबसे ऊंचा युद्ध स्थल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सियाचिन बॉर्डर। ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, वियाफो, क्या बात बताई गई? वियाफो। उसके बाद बाल्टोरा, ये क्या है? ये एम ग्लेशियर के नाम है, याद रखेंगे नाम। और इसके बाद नाम आता है हिस्पर। चारों के चारों नाम आप याद रखेंगे। बात याद रखेंगे, काराकोरम रेंज पर 4 मुख्य ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सियाचिन, ठीक है, वियाफो, बाल्टोस और क्या है? हिस्पर नाम है। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चा। चलिए आगे जरा। इसके बाद बात करते हैं लद्दाख रेंज की। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखेंगे जरा अब लद्दाख रेंज में हमको क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं याद रखेंगे इन दोनों के बीच में से ही आपको मिलेंगे बच्चा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, लद्दाख रेंज, चलिए जरा सेकंड नंबर की लद्दाख रेंज मिलेगी काराकोरम के ठीक नीचे। और याद रखेंगे आप, याद रखिए, यहां से एक सवाल बनता है क्या? जो इंडस नदी होती है दोस्तों, यानी सिंधु नदी, सिंधु नदी, इस बात को आप याद रखेंगे। सिंधु नदी की अगर मैं बात करूं तो देखो, जो 3 श्रेणियां आपको बताई गई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इनके बीच से होकर बहती है। किन किन के बीच से होकर ये बहती है? और याद रखेंगे कहां पर प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश करके हिंद की ओर आ जाती है। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं, सिंध नदी कहां होती है बच्चा? लद्दाख। और किसके बीच से होकर के निकलेगी? जास्कर रेंज के मध्य से प्रवाहित होती है और पाकिस्तान से होती हुई महासागर में जाकर के गिर जाएगी। चलें जरा आगे। किसकी बात अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक शहर है, बड़ा फेमस है, लेह शहर। और कहां पर बसा हुआ है ये? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे की अगर मैं बात करूं उससे आगे, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो लेह शहर है, यहां याद रखेंगे आप सबसे कम वर्षा होती है। क्या होती है यहाँ पर? याद रखेंगे लेह शहर जो है, जो कहाँ बसा हुआ है? इंडस रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। वहां पर क्या होता है बच्चा? सबसे कम वर्षा होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, यहाँ पर एक बात है। क्या बात यहाँ पर पाई गई? लद्दाख का पठार। ये पठार क्या बताया गया? इस बात को आप याद रखेंगे, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, तो सीधी सी बात है सबसे ऊंचा पठार यही होगा। और इसको बच्चा याद रखेंगे, शीत पठार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीत मरुस्थल।
बर्फ वाला मरुस्थल। समझ में आ रही है बात? शीत मरुस्थल भी, भारत का शीत मरुस्थल किसे बोला जाता है, इस बात का आप याद रखेंगे। भारत का शीत मरुस्थल किसे बोला जाता है? लद्दाख के पठार को बोला जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। लद्दाख के पठार के बारे में दोनों बातें को अच्छे से याद रखनी है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार है। और भारत का शीत मरुस्थल किसको बोला जाता है? बर्फ वाला मरुस्थल, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगर हाईएस्ट प्लेटू, ये याद रखना, हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया कौन है? लद्दाख का पठार है। चलें जरा आगे। अब याद रखेंगे आप, यहां पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, इससे अलग हिस्से की बात कर रहा हूं, नोट करके डाल लेंगे आप। राकापोशी चोटी दोस्तों, ये कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और ये फेमस क्यों है, याद रखेंगे आप। अत्यधिक तीव्र ढाल, किसके कारण फेमस है ये? अत्यधिक तीव्र ढाल। यानी आप ऐसा समझ लें, ऐसे पहाड़ तो मैंने आपको ऐसे ऐसे बताए हैं, लेकिन तीव्र ढाल का मतलब बिल्कुल सीधी आ रही है और फिर बिल्कुल सीधी नीचे आ रही है। समझ में आ रही है बात भाई? जिसके ऊंची शेप, अगर ये चौड़ा कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये ढाल इसका कम हो जाएगा, ये वाली आराम से आप चढ़ सकते हैं। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ढाल इसका तीव्र हो जाएगा। राकापोशी कहाँ पाई जाएगी, याद रखेंगे आप, जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। इससे अलग ये सवाल है, ध्यान रखेंगे आप। और अत्यधिक तीव्र ढाल होगा यहाँ पर। चलें इससे आगे की बात करता हूँ दोस्तों, जास्कर रेंज की। लद्दाख रेंज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखेंगे, मेन बात मैंने आपको क्या बताई है, इंडस रिवर लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है। लेह शहर इंडस रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। लेह शहर में सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है और शीत मरुस्थल भी इसको बोला जाता है इंडिया का। राकापोशी चोटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे अधिक तीव्र ढाल के कारण क्या होती है दोस्तों, ये फेमस हो जाती है। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, जास्कर रेंज। तीसरा हिस्सा है इसका ये जास्कर श्रेणी। तो अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे, उत्तरी मैदान के दक्षिणी पर्वत। क्या बताया मैंने आपको, कहां है ये? देखो, नॉर्दर्न एरिया, उत्तरी पर्वत की दक्षिणी श्रेणी। समझ गए आप मेरी बात को? उत्तरी पर्वत, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये उत्तरी पर्वत हो गया। लेकिन इसका साउथ एरिया, सबसे नीचे वाली जो लेयर है, उसको हमने क्या बोला है, याद रखेंगे आप, जास्कर श्रेणी बोला है। चलें जरा, और दोस्तों इससे भी अलग नोट करके यार नंबर 4 आप डाल लेंगे, कैलाश। जी हाँ, और वो नाम आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कैलाश पर्वत की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों? तिब्बत में। तिब्बत कहाँ पर है? चीन में। समझ में आ गई बात? तो कैलाश पर्वत कहाँ पर जाएगा? तिब्बत में पाया जाएगा। और याद रखेंगे आप, ये किसका हिस्सा है? यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और याद रखेंगे, हिंदुओं के धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता है? भगवान शिव का हाउस। तो याद रखेंगे आप, हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा। कैलाश पर्वत क्या कहा जाता है? भगवान शिव का आवास कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। बच्चा, अगर इसकी हम बात करेंगे, ऊंचाई की बात करें, 6638 मीटर, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन चढ़ने के लिए बहुत खतरनाक ये पर्वतों की श्रेणी है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर बहुत ही कम लोग आज तक चढ़ पाए हैं, क्योंकि इसकी दोस्तों ढाल की अगर हम बात करें तो इसका ढाल कैसा है? बिल्कुल इस तरीके का है जिस पर चढ़ना क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है। समझ में आ गई बात? हाइट कोई ज़्यादा नहीं है, हाइट की वजह से चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट, उस पर भी लोग चढ़ गए हैं। लेकिन इसकी हाइट मायने नहीं रखती, इसका जो रास्ता है, पाथ है, वो मायने रखता है, जो चढ़ने में बहुत दिक्कत करता है। अब बात रखेंगे आप इस तीर्थ को दोस्तों, इसका नाम अष्टापद भी इसको बोला जाता है।
ये इसके नाम है। कैलाश पर्वत के गण पर्वत भी इसी का नाम है। ये तीनों इसी के नाम है, याद रखेंगे। और रजत गिरी भी इसी को बोला जाता है, कैलाश पर्वत को अन्य नाम। कैलाश पर्वत के अन्य नाम अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी। और अगर बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे इसके वेस्ट में कैलाश पर्वत के वेस्ट में मानसरोवर नामक स्थान है। और याद रखेंगे इसके साउथ में राक्षस ताल। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर आपको बता देता हूं। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में, ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ये आपके सिलेबस में है केवल। इससे आगे की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, उस बात को आप याद रखेंगे। कैलाश पर्वत के वेस्ट में मानसरोवर है और साउथ में कौन है दोस्तों? राक्षस ताल है। और यहाँ पर 3 नदियां हैं, याद रखेंगे आप। ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी और कौन सी नदी है याद रखेंगे? सतलज। 3 नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलें जरा जल्दी से। क्लियर हो गई इतनी बातें आपको? तो मैंने आपको क्या क्या बताया? उत्तरी पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बताया, जो 3 हिस्सों में बटी हुई है बच्चा, याद रखेंगे। इंडिया की अगर बात करेंगे तो 6 भागों में बटा हुआ है, लेकिन अगर हम सबसे उत्तरी पर्वत की बात करेंगे, उत्तरी माउंटेन्स की बात करेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स की, तो वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। याद रखेंगे कौन कौन सा बताया मैंने आपको? ट्रिक बताई है। कलेजा, मेरे कलेजे का टुकड़ा क्या है? ऊपरी हिस्सा है, ट्रांस हिमालय। और ये तीनों मिलकर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों के तीनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ट्रांस हिमालय बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम और भी डीप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बच्चा याद रखना यूपी SSC पेट की बात हो रही है, केवल 5 नंबर मात्र की बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर में हम डीप पढ़ेंगे तो सिलेबस हमारा बहुत ही मुश्किल हो पाएगा, है ना। हमारी पेट की डेट निकल जाएगी और हमारा हिमालय ही हिमालय चलता रहेगा, है ना बच्चा। तो ऐसा काम हमको करना नहीं है जिससे हमारा काम ही ना बने। तो याद रखेंगे जब आप पढ़ें इस पेट के लिए तो ये याद रखें कि कितने नंबर का आपको पढ़ना है ना। अगर आप SSC में पढ़ते हैं तो फिर इसको डीप ले जाया जाएगा, है ना। 1 हफ्ते तक आपका, इन 1 वीक आपका हिमालय चलता रहेगा। चलें जरा वो भी पढ़ेंगे, फॉर्म आने दें, कैलेंडर आने दें, उसके बाद स्टडी करेंगे। देखिए जरा, उसके बाद एक बात मैंने आपको बताया, तिब्बत और चीन में कैलाश पर्वत पाया जाएगा, जिसके कितने पार्ट होंगे? 3 मैंने उसको नाम बताए हैं, अष्टापद, गण पर्वत, रजतगिरी। 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। और हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा कहा जाएगा। 6638 मीटर इसकी हाइट होगी। इसका रास्ते अत्यधिक कठिन होने के कारण इस पर चढ़ना क्या है? नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। बात समझ में आ गई आपको? तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और आपके जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिखे गए नंबर्स आपके लिए 24 आवर्स ओपन हैं। आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। पढ़ते रहिए, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।